हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों जो हम लोगों ने अध्ययन किया था वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग का अध्ययन चल रहा था। आज जो हमें अध्ययन करना है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जिस प्रकार आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था कि उसमें कंडीशनल सेंटेंस पाए जाते हैं, दो कामों का एक वाक्य में करना या होना पाया जाता है, तो ऐसे वाक्यों को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, आपको बताया गया था। और कंडीशनल सेंटेंस में आपने साथ साथ ये भी जाना था कि इसमें दो कार्य होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने देखा था कि इसमें जो है जो पहला वाला वाक्य होता था जिसमें किसी कार्य को करने का बोध पहले होता था, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट की भांति, और जो कार्य बाद में होता था उसको कंजक्शन लगा के पास्ट इंडेफिनिट की भांति ट्रांसलेट करते थे। यही तो किया था हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको दूसरे तरीके से करना है। किस तरीके से करना है उसको जान लीजिए। आपको करना यह है कि जैसे अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको जब दो वाक्य वाला सेंटेंस अर्थात कंडीशनल सेंटेंस मिलेगा, तो उसमें आपको क्या करना है कि उसमें पहला टेंस, जिसका मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कार्य आपका पहले होने का बोध कराएगा, उसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की भांति, और जो कार्य बाद में अर्थात दूसरा सेंटेंस जो होगा, दूसरा वाक्य जो होगा, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस की भांति ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, यही इतना चेंजिंग है इसमें पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। बाकी अगर इसके हम पहचान की बात करें तो इसके पहचान में हम कह सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्य हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। तो हमें जो अध्ययन करना है आज वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करना है। इसकी आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान में हमने आप लोगों को बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, तो ऐसे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। रही बात मेन वर्ब की, मेन वर्ब में आपने देखा कि चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा। ठीक है, इन चार टेंसों में आप जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल, फ्यूचर कंटीन्यूअस विल बी शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करेंगे तो विल हैव बीन शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। बात करते हैं इसमें फ्यूचर परफेक्ट में। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अगर हम मेन वर्ब की बात करें तो चूंकि तीसरा टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, अगर तीसरा टेंस है तो बेझिझक यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी फॉर्म बच्चों? थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या करना है कि इसमें विल या फिर शैल के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। क्या करना है? विल अथवा शैल के साथ हैव का प्रयोग करना है। कैसे करना है, क्या होता है, कैसे होता है, आइए इसके बाद देखते हैं। तो कैसे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। बात कर लेते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस की। कौन से सेंटेंस की बच्चों? पॉजिटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो आपका पहला सेंटेंस होता है, हमने आपको बताया था कि किसी भी टेंस में, ठीक है, चाहे जो टेंस हो, 12 टेंस में कोई भी टेंस हो, सब में 4 सेंटेंस होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, ये 4 सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चारों का यूज, मतलब इन्हीं चारों में किस प्रकार हम इसका यूज करते हैं, वही हमें आज अध्ययन करना है, वही हमें आज सीखना है। देखिए, आप लोग पिछले कई दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके अध्ययन करने का मतलब रट्टा लगाने से नहीं है। आप रटने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अभी एक बार ये जिस प्रकार बेस फॉर्म में चल रहा है, बेस फॉर्म समाप्त हो जाएगा तो मैं आपको प्रेजेंट का, मतलब प्रेजेंट के चारों टेंस का एक साथ, पास्ट के चारों टेंस का एक साथ और फ्यूचर के चारों टेंस का एक साथ कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप कॉम्बिनेशन में अगर आपको सीखना हुआ तो आप किस प्रकार सीख सकते हैं, किस प्रकार ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने वाली है, बस आपको सीखना है। यहाँ पे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आप सीखते जाइए, रेगुलर उसका अभ्यास करते जाइए। अभ्यास करने का तरीका आपको बता दें कि जैसे सबसे पहले जैसे मान लेते हैं आपको कोई चीज पढ़ना है, आपने उसको एक बार पढ़ा, 1 टाइम, ठीक है, एक बार आपने
उसको पढ़ा, फिर आपको क्या करना है कि आपको अब उसको अगेन कितने घंटे बाद भैया, 8 घंटे बाद, 8 घंटे बाद अगेन आपको उसको रिवाइज करना है। जो आपने अब इससे पहले जैसे मान लेते हैं आपने 4 टेंस उठाया, 4 टेंस का आप 4 बार नहीं, सिर्फ एक बार आप अध्ययन कीजिए। और उसमें अध्ययन करने का मतलब सिर्फ इतने से है कि आपने जिन 4 टेंसों का, आपको जिन 4 टेंसों के बारे में सीखना है, ठीक है, कोई भी 4 सेंटेंस हो, कोई भी 4 टेंस हो, ठीक है, तो अगर उनके बारे में आपको सीखना है तो पहले आप एक बार उसको पढ़िए, रटने की जरूरत नहीं, एक बार सिर्फ पढ़िए। उसके बाद आपको 8 घंटे बाद उसी को फिर से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, ठीक है, 8 घंटे बाद आप उसी को फिर से रिवाइज कीजिए। उसके बाद फिर आप आइए 24 आवर्स अर्थात 24 घंटे बाद, ठीक बच्चों, फिर आप उसको 24 घंटे बाद रिवाइज कीजिए। फिर पहुंच जाइए आप 3 डेज अर्थात 3 दिन बाद, ठीक, आप उसको 3 दिन बाद रिवाइज कीजिए। उसके बाद आपको आना है सीधे 1 वीक, ठीक, 1 वीक अर्थात 1 सप्ताह बाद रिवाइज करना है उसी चीज को, जिन 4 सेंटेंस को आपको पढ़ना है। और उसके बाद आप इसको करिए 15 डेज, ठीक, 15 डेज, और लास्ट में आप कर दीजिए 1 मंथ। इतना पढ़ने के बाद आपने पहले उसको 1 टाइम्स पढ़ा, फिर 8 घंटे बाद आपने उसको रिवाइज किया। अगेन जो आपको रिवाइज करने का टाइमिंग होगा वो 24 घंटे बाद होगा। उसके बाद आपको 3 दिन बाद रिवाइज करना है उसको, फिर पूरे 1 सप्ताह बाद रिवाइज करना है, फिर 15 दिन बाद रिवाइज करना, और फिर 1 महीने बाद। इतनी बार आप जब आप पढ़ लेंगे तो आपको, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, अधिकतर बच्चे मतलब जो एकदम से अर्थात मतलब पूर्ण मन से पढ़ते हैं, उनको मैं गारंटी देता हूं कि आप इससे पहले अर्थात आपको अगले महीने रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उससे पहले ही तैयार हो जाएगा। आप सीख चुके होंगे, रटने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप सीख चुके होंगे। अगर आपको पढ़ाना भी हुआ उस टाइम किसी भी बच्चे को, तो आप बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतने से है कि आपके जो सीखने का तरीका हो, जो सीखने की टाइमिंग हो, वो इस कदर रखिए। बढ़ते हैं आगे हम अपने आज के वीडियो पर, आज के सिलेबस पर। तो आज का सिलेबस जो हमारा है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और इसमें हमें स्टार्ट करना है पॉजिटिव सेंटेंस को। पॉजिटिव सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि पहला जो इसका रूल होगा उसमें आई और बी के साथ शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा बच्चों, शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद अदर जो सब्जेक्ट होंगे आपके, ठीक है, उसमें क्या होगा कि उसमें विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। ठीक बच्चों, इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी, उम्मीद करते हैं। और अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो आप जानते हैं, चूंकि परफेक्ट टेंस है, पूर्णतः इसमें कि कोई भी कार्य हो अधिकतर पूर्ण होने का बोध करता है अगर सिंपल दिया गया हो तो, लेकिन अगर कंडीशनल हो तो उसमें भी पूर्ण होने का बोध होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देना है। क्लियर, इतनी बात तो समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम सीधा फॉर्मूला इसका देख लेते हैं, और फॉर्मूले के बाद सीधा हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसमें आप चाहे तो आप 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 2 तरीके से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आपको सिंपल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल आप क्लास 8 तक भी पढ़ चुके होंगे, या उससे पहले भी आपको जिस भी क्लास में 10 से स्टार्ट किया गया होगा उसमें आपको सिंपल बेस फॉर्म पढ़ाया गया होगा, ठीक है। और अगर आपने सिंपल बेस फॉर्म पढ़ा है तो आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे मैं आपको कंडीशनल पहले बताऊंगा, कंडीशनल का फॉर्मूला बताऊंगा, कंडीशनल का एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग टू आप कंडीशनल का अध्ययन कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है, अर्थात आप सिंपल नहीं सीखे हैं, तो आप बेहिचक चाहे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको सिंपल बेस भी पढ़ाऊंगा, सिंपल फॉर्म भी पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा बच्चों, हाँ ठीक है, इसका जो फॉर्मूला जिसको हम स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, अर्थात जो सेंटेंस का प्रारूप होता है वो किस प्रकार होता है, इसको देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद विल या शैल के बाद, ठीक है, विल या शैल के बाद आपको हैव का प्रयोग करना है। उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म अर्थात थर्ड फॉर्म का प्रयोग, तीसरी अवस्था अर्थात थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लाना है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा वर्ड लाना है, उसके बाद जो आपका कंजक्शन हो, चाहे वो आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पुनः आपको दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट लिख के आना है। उसके बाद
इसमें आप जानते हैं सब्जेक्ट जो होता है अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था, क्योंकि अभी अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसका जो ट्रांसलेट करते हैं, पहले वाले वाक्य को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट की भांति और दूसरे वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट की भांति ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला होता है पॉजिटिव सेंटेंस का, उसमें क्या होता है कि मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब हो जाएगा आपका कि फर्स्ट फॉर्म, ठीक बच्चों, प्लस एस अथवा ईएस का प्रयोग होता है, प्लस कोई ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो वो हो जाएगा, प्लस आपका एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएगा। इसी पे फुल स्टॉप कर दीजिए। तो ये आपका टोटली प्रारूप होता है। ठीक है, टोटली आपका प्रारूप होता है। तो इसी प्रारूप के आधार पर, इसी फॉर्मूले के आधार पर आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाए तो आप बेहिचक बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट में हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया कि तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। चाहे वहां पे कर चुकेगा लिखिए या फिर आप लिख सकते हैं कर चुका होगा, दोनों आपका सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, अब आप सबसे पहले इसमें क्लासिफिकेशन कर दीजिए। आप इसमें मतलब अलग अलग कर दीजिए इसको कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो आपको जैसा कि पहले भी कई सारे सेंटेंसों में आपको बताया गया था कि जिस शब्द के द्वारा हमें किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला जो हमारा वाक्य है वो कंजंक्शन के ठीक बाद होता है। पहला वाला वाक्य अर्थात कहने का मतलब सीधा सीधा आप जानिए, जो भी कंडीशनल का जितना भी सेंटेंस आपको मिलेगा उसमें जो बाद वाला वाक्य होता है उसको हम लोग पहले करते हैं। आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या कहा कि तुम्हारे आने से, इतना आपका पहला सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें सिर्फ इतने सेंटेंस में आप बताइए हमें कि क्या ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बोध करा रहा है? बिल्कुल नहीं करा रहा है। तो आपको क्या करना है कि आप अगर वही चीज अगर आप इसमें देखें, वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, ये बताइए कि ये फ्यूचर टेंस का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है? करा रहा है। लास्ट में चुकेगा गे फ्यूचर होगा, क्लियर। और अगर ये फ्यूचर होगा भैया तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे इसको जिस टेंस का है उसी टेंस के अकॉर्डिंग टू इसको ट्रांसलेट करना है। फॉर्मूला आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। आपको कई सारे तरीके बताए गए थे कि किस प्रकार फॉर्मूले को हम लोग मतलब बनाते हैं, किस प्रकार फॉर्मूला तैयार करते हैं, फॉर्मूले का प्रारूप क्या होता है, ये सब आपको बताया गया है। ठीक है, अगर नहीं आपकी समझ में आता है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, आपको वहां पे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, वहां पे आपको बताया गया है। तो क्या करना है कि इतने 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 सेंटेंस को आपको, जो आपका पहला सेंटेंस है इसको आपको बाद में करना है, लेकिन इसको आपको पहले करना है। तो क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले इतने से आप इतना मान लीजिए भूल जाइए कि इतना आपके पास कुछ भी नहीं है सेंटेंस आपके पास इतना, तो इतना सिर्फ है। तो इसमें क्या कहा है, वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो वह के लिए ही का प्रयोग करेंगे। बात समझ आ रही है? उसके बाद अब आपको क्या करना है, ही का प्रयोग करने के बाद अब आपको सीधा हेल्पिंग वर्ब पे जाना है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको बताया गया था आई और बी के साथ शैल हैव और बाकी सबके साथ विल हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विल हैव हो जाएगा। ठीक है, बात तो समझ में आ रही होगी ना? और अगर नहीं आ रही होगी तो बेहिचक मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल हैव, उसके बाद आपका हो जाएगा लर्न। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चूंकि याद करना है और इसका सेकंड फॉर्म लर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लर्न हो जाएगा। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, क्या याद कर रहा है भैया, क्या याद कर रहा है? वो अपना पाठ याद कर रहा है। तो ही के लिए, ही के साथ अपना के लिए क्या लगता है, हिज लगता है। लेसन हो गया अपना पाठ। अब आपका जो ये फ्यूचर वाला सेंटेंस था ये पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधा आना है प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आना है, लेकिन उससे पहले बच्चों हमें कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे बेहिचक आप कंजक्शन का प्रयोग कीजिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। बात समझ में आई? बिफोर होने के पश्चात आपका क्या है, तुम्हारे आने से, अर्थात क्या हो जाएगा, यू कम। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि सर जी आपने कहा था कि इसमें ऐसे यस भी लगता है, ये कहाँ गया? तो आपको बता दें कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म का होता है तो आपकी, चूंकि कोई भी आपकी वर्ब हो, ठीक है, कोई भी वर्ब हो तो वो आपकी सदैव प्लूरल फॉर्म में होती है। उसमें एस या एस का प्रयोग तब किया जाता है जब आपका सब्जेक्ट यहाँ पे
सिंगुलर हो, तो सिंगुलर होने के कारण इसको भी आपको सिंगुलर बनाना पड़ता है। क्योंकि आप बहुत पहले एक नियम पढ़े होंगे कि जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया का भी प्रयोग किया जाता है, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर संस्कृत, दोनों में यही काम करता है। अर्थात जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया भी आपकी लगेगी। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस का जो ट्रांसलेट था ये पूरा होता है। किसी प्रकार की असुविधा हो तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं या फोन करके बता सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं को, सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा, बस आप लोग ऐसे यही गुजारिश है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।